जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एथिस्ट लोगों का मानना है कि अगर क्रिएटर ने नेचर को पैदा किया तो क्रिएटर को किसने पैदा किया। एथिज्म के मामले में मॉडर्न माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की हालत में है। यह लोग खुद तो यूनिवर्स को बिना क्रिएटर के मान रहे हैं, मगर क्रिएटर को मानने के लिए वे एक क्रिएटर के क्रिएटर का डिमांड करते हैं। हालांकि यूनिवर्स का वजूद अगर बिना क्रिएटर के पॉसिबल है तो क्रिएटर का वजूद भी बिना क्रिएटर के पॉसिबल होना चाहिए। इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इंसान है जो क्रिएटर का इनकार करता है। हालांकि इंसान का खुद का अपना एग्जिस्टेंस क्रिएटर के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सबूत है। अगर इंसान जैसी क्रिएशन यहाँ मौजूद है तो क्रिएटर भी यकीनी तौर पर मौजूद है। इंसान के अंदर वो सभी क्वालिटीज छोटे लेवल पर मौजूद है जो क्रिएटर के अंदर आइडियल लेवल पर मौजूद है। रेने डेकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। वह 1596 में पैदा हुए और 1650 में उनकी डेथ हुई। उनके सामने यह सवाल था कि इंसान अगर मौजूद है तो उसकी मौजूदगी का रेशनल प्रूफ क्या है। बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद उन्होंने इस सवाल का जवाब कुछ यूं दिया, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक Therefore I am। इस लॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह कहना बिल्कुल सही होगा कि सोच का वजूद है इसलिए खुदा का भी वजूद है। किसी चीज के बारे में यह सवाल ही कब पैदा होता है कि उसका क्रिएटर हो। यह सवाल उस वक्त पैदा होता है जब एनालिसिस करने के बाद यह क्लियर हो जाए कि यह क्रिएशन है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम टेबल को देखते हैं तो यह सवाल पैदा होता है कि इसको जो डिजाइन दिया गया है वह इंटेलिजेंस के बिना नहीं हो सकता। हमारा माइंड सवाल करता है कि आखिर इसको बनाने वाला कौन है, फिर इसके क्रिएटर को ढूंढना शुरू करता है और फाइनली इसको बनाने वाला कारपेंटर है, ये पता चलता है। सेम सिचुएशन उस वक्त भी पैदा होता है जब हम पेड़ को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर यह बता रहा होता है कि इसको किसी इंसानी हाथ ने नहीं बनाया। सबसे पहले जो चीज सोचने और समझने की है कि हम इस यूनिवर्स के बारे में या अपने बारे में सवाल ही इसलिए करते हैं कि इसका कोई क्रिएटर होना चाहिए। यह अपने आप में क्रिएशन नजर आ रही है, यह बनी हुई महसूस होती है। इसको बनाने में एक इंटेलिजेंस का रोल नजर आता है। इसी को बोल्ट्जमैन जो कि एक साइंटिस्ट हैं कहते हैं, वह कौन खुदा था जिसने इन निशानियों को लिख दिया। हम मजबूर हैं कि हम कहें कि इसका क्रिएटर कहाँ है। हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, उसके लिए गॉड या क्रिएटर की जरूरत होती है। मॉडर्न एज में जो लोग यूनिवर्स में गौर कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गई, इसलिए इसके क्रिएटर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिस दिन ये यूनिवर्स अपना एक्सप्लेनेशन खुद कर देगी, हम इसका कोई क्रिएटर नहीं ढूंढेंगे। 5000 साल की हिस्ट्री में फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन ने स्ट्रगल करके देख लिया, फिर भी सवाल बाकी था। हमारा एग्जिस्टेंस और ये यूनिवर्स अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड रखती है। इसी को एक अमेरिकन साइंटिस्ट पॉल डेविस ने इस तरह कहा, द स्टफ ऑफ द वर्ल्ड इज माइंड स्टफ। उसके कहने का मतलब यह था कि इसके पीछे माइंड है। इसके बाद फ्रेड हॉयल ने इस हकीकत को एक्सेप्ट करते हुए यह कहा कि हमारी यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स है। क्रिएटर के बारे में सबसे ज्यादा सवाल यह होता है कि वह दिखाई क्यों नहीं देता। फिजिकल साइंस में एटम का एक पार्टिकल है जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। यह न तो टेलीस्कोप से दिखाई देता है और न ही माइक्रोस्कोप से, बट लॉजिकली हम इसको मानने पर मजबूर हैं। अगर हम इसको न माने तो एटम का इनकार करना पड़ेगा, और अगर एटम को ना माने तो यूनिवर्स का इनकार करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि माने तो माने कैसे, और इनकार करें तो कैसे इनकार करें। डिस्कवरी यह बताती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जब मूव करते हैं तो यह स्लाइड सेंस में एक हीट जनरेट करते हैं। हालांकि साइंस के अकॉर्डिंग इसका एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वेबल नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, लेकिन हीट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल को नहीं देखना, लेकिन इसके इफेक्ट्स को हम मानते हैं। इसके मूवमेंट से जो हीट जनरेट होती है उसका हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद साइंस में एक और बात ऐड करनी पड़ी, वह था प्रोबेबिलिटी। देयर इज सब एटॉमिक पार्टिकल। यह मानना पड़ा कि प्रोबेबिलिटी भी वे ऑफ आर्गुमेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी लेस देन सर्टेनिटी है, लेकिन
या मोर देन परहैप्स है। इसी मेथड को अप्लाई करके आपको यह कहना पड़ेगा कि प्रोबेबली देयर इज गॉड, क्योंकि साइंस में हमने बिग बैंग के थ्रू यह डिस्कवर किया कि 13 बिलियन साल पहले वैक्यूम था, कोई चीज नहीं थी। फिर अचानक कॉस्मिक बॉल सामने आया, फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ और एक प्रोसेस चल पड़ा। इसके नतीजे में यूनिवर्स वजूद में आई। तो सवाल यह है कि यह कैसे हुआ जब कुछ था ही नहीं, सिर्फ वैक्यूम था। ये तो कॉस्मिक बॉल कहां से आ गया? किसने इसको एक्सप्लोर किया? किसने इसके अंदर हरकत पैदा की? धीरे धीरे सारी चीजें बनी, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, जमीन, पानी, प्लांट, एनिमल और फिर इंसान आए। ये सारा यहां से वहां तक कैसे हो गया? सवाल यह है कि जब नेचर में एक नॉन मूवेबल मैटर था, इसके सिवा यहां कोई चीज मौजूद न थी, तो यह अजीबोगरीब चांस कहां से आ गया? किसने पूरी यूनिवर्स को मूवमेंट दे दी, जिसका काज न तो मैटर में था और न ही मैटर के बाहर? यह घटना घटी तो कैसे? जिस सच्चाई की हमें तलाश थी उसको हमने पा लिया। अब हमें फैसला करना है कि इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।